गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सारे लोग बढ़िया? गुड मॉर्निंग बेटा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सारे लोग बढ़िया हो? अरे जल्दी से बता दो भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ भाई, सारे लोग बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास एकदम। यस सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा शाहरुख। गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया सर। चलिएगा सर। तो डी ब्लॉक का जो लास्ट लेक्चर है उसमें कुछ थियोरेटिकल बातें थी, वो हमारी बाकी रह गई थी, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर अपना परसों हुआ था वहाँ तक आरबीटीएस से पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मेरे को बता सकता है। अदरवाइज हम लोग जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बताइएगा भाई, कोई समस्या है बेटा किसी को? यस और नो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। हम लोग लास्ट लेक्चर में जहाँ तक अपन ने बात करी थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, वो सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे डाल दिए हमने। वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। हाइड्रोजन भी कंप्लीट डाल दिया है, एस ब्लॉक भी आ गया है, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक के दोनों लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स जो हैं जितने भी आपको लाइव क्लासेज में पढ़ाया है सब के सब क्या कर दिए हैं, वहाँ पे हमने डाल दिए हैं बेटा। ठीक है, सारे के सारे क्या हो चुके हैं, वहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो वहाँ से एक बार वापस उनको देख सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी समस्याएं रह जाती हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो इनकी सीट है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक भी आज की डेट में जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस उनको अपडेट करना बाकी रह गया था। तो टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी, है ना। रात तक इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है बीच में कुछ किंतु परंतु हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो रात तक जो है वो चीज़ें सारी की सारी वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, उनको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा, अपन ने जो डी ब्लॉक में लास्ट जहाँ पर ख़त्म किया था वो क्या था, आप लोगों का डेंसिटी तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है बेटू, अब जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है वो पॉइंट कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनते जाना। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट। अगर बेटा मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो आपको ये बात मैं बहुत दिनों से पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे अफेक्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं कि मेटल के जो एटम्स हैं उनके बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो हम लोग पहला जो केस लेने वाले हैं वो केस कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या चीजें हमारे पास आने वाली हैं वो सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो 3D से कहां पर जाओ, 4D पर, और 4D से कहां पे जाओ, 5D पर। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोल रहा हूं। 3D से 4D, 4D से 5D, जब तुम टॉप टू बॉटम चलते हो तो तुम क्या कहते हो कि सर आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है। कैसे? अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप लोग जानते हो कि क्या नंबर ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। बी केयरफुल, बच्चा क्या बोला? अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तुम एक बात जानते हो कि D और F इलेक्ट्रॉन जो है इनकी शिल्डिंग पावर क्या होती है? पुअर होती है। और शिल्डिंग पावर पुअर होने की वजह से क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर यहां पर Z इफेक्टिव जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। बच्चा जब Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन कहां पर? बिटवीन मेटल एटम्स के बीच में अट्रैक्शन क्या करता है? बढ़ता है। अगर दो एटम के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, ज्यादा अमाउंट में हीट, ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो दैट आप लोग क्या कहते हो कि ऐसे केसेज में आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बच्चा क्या कर
जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो दैट अपन लोग कह सकते हैं कि सर 3D से 4D और 4D से 5D मूव करते हो तो आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। अब है ना सर यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी कई बार काम आती है, एक और टर्म हमारे पास कई बार काम आती है, उसकी भी अपन बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से सुन लेना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ध्यान से सुन लेना भाई, एटोमाइजेशन। शायद आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में ये वर्ड पढ़ा होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हिंदी में कहते हैं परमाणुकरण की ऊर्जा, परमाणुकरण एंथैल्पी, क्या बोलते हैं, परमाणुकरण एंथैल्पी। ठीक है, सुनना मतलब क्या होता है। अपन क्या कहते हैं कि आपकी मेटल है, उस मेटल में ये मैंने कोई एक पोर्शन ले रखा है, इस मेटल के बेटू क्या है, एटम्स हैं यहाँ पे, ये मेटल एटम्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन एटम्स को मैं मान लेता हूं कि ये सॉलिड स्टेट में है और कितना है, 1 मोल। इसको मैं क्या कर देता हूं सर, सबको सेपरेट कर देता हूं और एटम्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, एटम्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जो हीट या टेम्परेचर या एंथैल्पी जो भी होता है, जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट या चेंज इन एंथैल्पी होता है, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात क्लियर होगी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर मेटल मेटल का अट्रैक्शन बढ़ता है तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होता है, बढ़ता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। क्लियर सर। ये कहानी होती है कब, जब आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हो। अब देखो सर, टॉप टू बॉटम जब हम लोग चलते हैं तो जनरली हम ऐसा कहते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी यहां पर आते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नंबर 1, अगर बेटू आप लोग जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात करते हो तो आप लोग क्या कहते हो कि मर्क्यूरी जो है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसके मेटल एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि जिंक के बाद कैडमियम, कैडमियम के बाद मर्क्यूरी, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। डी ब्लॉक में जनरली टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज करता है, बट इन दिस केस क्या कर रहा है बेटू, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट केस सुनना सर, अगर मैं बात करता हूं Cu AgAu, कॉपर AgAu की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा होता है कॉपर का, कॉपर के बाद में होता है Au का, और Au के बाद में कौन आता है, Ag। ये आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। क्लियर है सर। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहानी होती है आपके मेल्टिंग पॉइंट की, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप और टॉप टू बॉटम। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, एक वर्ग में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऐसा ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। क्लियर, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें थोड़ा सा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले ले और डन बोल के बता दे भाई कि हो गया, कि हो गया। चले आगे बढ़े भाई। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो सर, ये कहानी थी आपके मेल्टिंग पॉइंट की, जब आप लोग टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है अब हम लोग देखने वाले हैं, टॉप टू बॉटम देख चुके हैं, लेफ्ट टू राइट देखने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है, लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं, बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है। देखो सर, अब हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट के अगले पॉइंट पे। आप लोग बात करोगे बेटू कहां पर, तो अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं।
देखो सर, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर हमारा जो फैक्टर लगने वाला है वो क्या होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से करते हैं, तो अपन कहते हैं N-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, और साथ में कौन होता है, NS इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या करते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब ऐसा काम होगा तो अप टू क्रोमियम तक चलते हैं, अप टू क्रोमियम तक चलते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग क्या कहते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एस में सबके इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्रोमियम में जाकर एक हो जाता है एक्सेप्शनली, वो बात अलग होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर अप टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो मेटल अट्रैक्शन जो होता है, मेटल अट्रैक्शन जो होता है वो अट्रैक्शन क्या करता है, बढ़ता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो मेटल का अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। अगर बच्चों मेटल के एटम्स के बिटवीन अट्रैक्शन बढ़ता है तो आप लोग क्या कहते हो कि आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अप टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बच्चों ये चलता है। क्लियर है। अब सुनना, अगर इसके बाद चलूं, आफ्टर दिस, ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, स्टार्ट। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका नंबर क्या हो जाता है, कम। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है तो आप लोग क्या कहते हो कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो भी क्या हो जाता है, कम। क्यों हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर मेटल अट्रैक्शन जो होता है वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम, सो दैट आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। सिंपल सी बात है ना। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि मास्टर मैग्नीज जो होता है उसमें भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, फिर तू मैग्नीज की बात क्यों नहीं करा, यहां पे क्रोमियम तक ही क्यों रुक गया। तो बेटा उसका भी रीजन है, उसका रीजन क्या होता है वो सुनना। अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट, ये पीरियडिक में पढ़ा देता हूं मैं वैसे, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम और आयरन दोनों से कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये सेट नहीं होता। हम क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें एक चीज और देखनी पड़ती है, वो क्या होती है, इस मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होती है, मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी होगी सॉलिड स्टेट में, एक तो होता है टिपिकल और एक होता है एडवांस्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैग्नीज जो होता है उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर टिपिकल टाइप की होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि मैग्नीज और एक और होता है कौन, टेक्नीशियम। मन तक रे याद आ रहा होगा, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव एक्सेप्शनली, ध्यान से सुनना, लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देयर क्रिस्टल के बजाय अपन ऐसा भी लिख सकते हैं मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है। मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहां पर होता है। क्लियर है। बेसिक वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। स्क्रीनशॉट मारो भाई, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, खेल खत्म करते हैं। हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। चलो मेल्टिंग पॉइंट चल रहा है और मेल्टिंग पॉइंट में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लेफ्ट टू राइट बेटा चेक कर लिया, हमने टॉप टू बॉटम भी चेक कर लिया, हमने सारी बातें जो है वो क्या कर ली बेटा, डिस्कस कर ली, ठीक है। सारी बातें डिस्कस होने के बाद अब हम लोग कंपैरेटिव बात करते हैं। देखो सर, हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कई बार कंपेयर करवाता है। तो बच्चा यहां पर मैं बात करता हूं एस ब्लॉक मेटल, और यहां पर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक मेटल्स। अगर एस ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक मेटल्स का कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि डी ब्लॉक का क्या होगा, ज्यादा होगा। सबको पता है भैया, लोहा आयरन डी ब्लॉक का है, सोडियम एस ब्लॉक का है, सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है, लोहा डी ब्लॉक का हार्ड मेटल होता है, सबको पता है। लेकिन रीजन भी देखने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या होता है। ध्यान से सुनना, अपन कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन मेटालिक बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना भाई, पॉइंट जो बता रहा हूं, मेटालिक बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि जब मेटल और मेटल के एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो किस टाइप के इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं बच्चों, उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, एस ब्लॉक में केवल NS इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है, NS इलेक्ट्रॉन आता है। बच्चा S ब्लॉक में NS में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तू क्या बोलता है, एल्कली मेटल में एक और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कितने, 2। बात वाले पड़ गई। क्या कह रहे हैं कि NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 या 2 होते हैं बस। दूसरा अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर N-1D का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस में क्या होता है, NS इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, S के तो होते ही होते हैं 2, N-1D के जितने भी अनपेयर्ड है सारे के सारे होते हैं। इस वजह से क्या होता है, तो एक बात बताओ कि दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, यहां पर। अगर यहां पर आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इन दोनों की अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो बेटा किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। अगले पॉइंट पर आते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज ले लो या मेटालिक साइज की बात करते हैं, मेटालिक साइज की बात करते हैं। आप लोग क्या कहते हो बेटा, एस ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसका साइज कैसा होता है, लार्ज साइज्ड। और बेटू इसका साइज कैसा होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, स्मॉल साइज्ड। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इस बेसिस पे मैं बात करूं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बच्चों आप लोग क्या कह दोगे कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो आप लोग क्या कह दोगे, ऑब्वियसली डी ब्लॉक का क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चा क्यों होगा वो भी तेरे को पता चल गया होगा। अगली बात सुन लेना, अपन क्या कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि परमाणुकरण की एंथैल्पी जो होती है वो भी किसकी ज्यादा होगी, तो भैया जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसकी ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई। अब अपन कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो भैया जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। लपेटो भैया स्क्रीनशॉट। सिंपल सा कंपैरिजन एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का, कई बार पूछता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए हमने इसकी बात कर ली है। जल्दी करें भाई, जल्दी से फोटो खींचें, डन डनाडन बोलें और आगे चलें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट का खेल ये रहा। इसके बाद मैं और आगे चलता हूं और एक दो बातें और कर लेता हूं, इसके बाद एक दो बातें और कर लेता हूं, है ना। सिंपल सा एक पॉइंट आपको बता देता हूं मेल्टिंग पॉइंट पे, और वो पॉइंट बच्चों क्या है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार ना मतलब क्वेश्चन में मजे ले जाता है एग्जामिनर, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल। बेटा मैं मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा आपके डायमंड का होता है। किसका होता है, डायमंड का। क्लियर। अगर हमसे बात करता है कि मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है। किसका होता है बेटा, हीलियम का होता है। क्लियर है, याद रखना। अपन क्या कहते हैं कि जिंक
कैडमियम, मर्क्यूरी, इन तीनों को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेटल्स। क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेटल्स, वाष्पशील धातुएं। सर आपका Cu, Ag और Au जो होता है, Cu, Ag, Au जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? कोइन एज मेटल्स। कोइन एज मेटल्स, हिंदी में कहते हैं सिक्का धातुएं। कोइन एज मेटल क्या होती है? सिक्के किसके बनाए जाते हैं? कोइन किसके बनाए जाते हैं? तो अपन कहते हैं कि आज का टाइम छोड़ दो, पुराने टाइम में आपने देखा होगा, पुरानी जो हिस्टोरिकल मूवीज आती है तो उसमें है ना, वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, या फिर $1, $10, यूरो, फ्यूरो, ये थोड़ी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? भैया इतनी स्वर्ण मुद्राएं इसकी लगेंगी, है ना, भैया ये काम कर दो, इसकी इतनी स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी, है ना। स्वर्ण मुद्रा मतलब क्या है? गोल्ड कॉइन की बात करते हैं। वहां पर जो करेंसी चलता था पुराने टाइम में, जो करेंसी चलता था वो करेंसी कौन सा था? गोल्ड एज ए करेंसी यूज होता था, सिल्वर एज ए करेंसी यूज होता था, है ना। और कई बार तो क्या होता था, कॉपर के भी आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में पढ़ाते थे कि सर बहुत सारे राजा थे जिनके किंगडम में, उनके साम्राज्य में, उनकी जो साम्राज्य होता था उसमें कॉपर के भी यानी कि तांबे के सिक्के भी चलते थे। ऐसे कई स्टोरीज आपने पढ़े होंगे, ठीक है सर। तो इनको क्या बोलते हैं? कोइन एज मेटल, सिक्का धातु। स्क्रीनशॉट मारो बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात को करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, अब देखो सर, अब कुछ है ना एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनकी मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, ठीक है। उनमें से कुछ चीजें आपके काम की हैं, कुछ चीजें काम की नहीं भी हैं, लेकिन हम उनके बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और वो चीजें आप लोगों ने पढ़ भी रखी हैं उनमें से कई। तो आ जाओ सर, बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुओं की कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक मतलब उत्प्रेरकीय गुण धर्म। ट्रांजिशन मेटल जो होती है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं। ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो उत्प्रेरक के रूप में क्या करती हैं, काम करती हैं। बात पहले पड़ गई। अब क्यों करती हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसका जो रीजन होता है, उसका रीजन जो होता है वो हमसे पूछता है। सर इसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रीजन नंबर 1, अपन क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। बच्चा क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन बच्चों क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स निर्माण की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आप लोगों के कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन 2 रीजन की वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। सिंपल पॉइंट है। चलो, जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ना हमें एनसीईआरटी से सारी रीडिंग लगानी होती है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सर हम हर एक चीज को ही लर्न करते चले। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक चीज पढ़ो, उसमें से ये देखो ना कि सर इंपॉर्टेंट क्या है। जब तक तुम एग्जाम में ये नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज पढ़ने लायक है, किसको याद रखना है, पढ़ना सारा है, याद क्या रखना है, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, वो चीज आपको आनी चाहिए। चलो, अब अपन क्या कहते हैं कि आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इसका भी रीजन आपसे कई बार पूछा जाता है। वैसे तो इसका रीजन जो है वो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दे चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। रीजन नंबर 1 अपन क्या कहते हैं, हाई पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनते जाना, हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मेटल पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, याद आ रहा होगा। दूसरा, मोर जेड इफेक्टिव भी डी ब्लॉक का ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। तीसरा, अपन क्या कहते हैं कि सर अपन कहते हैं लो एनर्जी, ध्यान से सुनते जाना, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल
क्या होते हैं, इनके पास वैकेंट होते हैं। ध्यान से सुनते जाना, क्या बोला, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, और 4 क्या होता है, इनका स्मॉल साइज होता है। साइज क्या होता है, छोटा होता है, इस वजह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, इस पर भी बात होती है। फोटो खींचो, फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच के डन बोल देना बेटा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टी हम यहां पर देखने वाले हैं जहां पर हमें बातें करनी होती है। अगले प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चों, अगले प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपसे पूछा जाता है, कई बार बात होती है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उस प्रॉपर्टी पर मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, वो होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक। देखो सर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये मैं हाइड्रोजन में भी पढ़ा चुका हूं, ये मैं हाइड्रोजन में भी पढ़ा चुका हूं। क्या होता है बेटू, आपके पास है ना एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल के क्या हैं, ये एटम्स प्रेजेंट है। मेटल के एटम या जो एटम्स हैं वो स्फेरिकल होता है, और जब बेटा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है तो उनमें क्या आ जाता है, यहां पर ये जो स्पेस बनता है बेटा, इस स्पेस को क्या कहते हैं, तो अपन हिंदी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या हिंदी में बोलें तो अंतराकाश, ठीक है। अंतराकाश या अंतराकाशी स्थल, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो, वॉइड भी बोल सकते हो, रिक्तिका भी बोल सकते हो। ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड होती है, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल साइज के नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या है, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो अपन क्या कहते हैं, स्मॉल साइज, ध्यान से सुन लेना, स्मॉल साइज्ड नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन are trapped in interstitial, ध्यान से सुन लेना, in interstitial space of transition metal, interstitial space of transition metals, then formed compound is known as interstitial compound। क्लियर है सर, बहुत सिंपल। क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मेरे हिसाब से बात पल्ले पड़ गई होगी। अब देखो फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर क्या आ गया, मान लो कार्बन आ गया, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, कार्बन। तो देखो सर, ये मेटल एटम और कार्बन के बीच में कोई रियल बॉन्ड नहीं होता, मेटल एटम और कार्बन के बीच में कोई रियल बॉन्ड नहीं होता। यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर वॉन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है। तो अगला पॉइंट जो हमें रिमेंबर रखना होता है वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई रियल बॉन्ड नहीं होता। क्लियर है। दूसरी बात देखो सर, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होते। याद आ रहा होगा स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री, ये कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। हिंदी में क्या कहते हैं, अरस समीकरणमिति, काफी खतरनाक नाम है, अरस समीकरणमिति यौगिक होते हैं। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। अब अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है तो मेटल की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से मेटल पर क्या क्या इफेक्ट आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इनकी ये जो वॉइड्स है ना, ये खत्म हो जाती हैं। अगर वॉइड्स खत्म हो जाती हैं तो पहला पॉइंट, हार्डनेस ऑफ मेटल, हार्डनेस ऑफ मेटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मेटल और ज्यादा हार्ड हो जाता है। दूसरा, हार्डनेस बढ़ जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा, इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, ध्यान से सुन लेना भैया, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बात आती है कंडक्टिविटी की, ध्यान से सुन लेना, कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी जो है वो क्या रहती है, रिमेन्स सेम, इसमें बेटा कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। फोटो खींचो बेटा, फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो खींचो और अपन बेटू आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। हो गया प्यारे बच्चों? चलो हो गया भाई, सबका मैसेज आ गया है, डन डना डन डन डना डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले प्रॉपर्टी को बेटा लेके आते हैं, अगले प्रॉपर्टी को लेके आते हैं। अगला जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगला जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो अपन कह रहे हैं वो है एलॉय फॉर्मेशन, यानी कि मिश्र धातु, कि मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं। दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल मिलकर मिश्र धातु, मिक्स्ड मेटल एलॉय कैसे बना देते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है सर? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, अगला जो पॉइंट आता है एलॉय फॉर्मेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धातु निर्माण। एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु निर्माण। अब देखो सर, एलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है, एलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है, मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, तो अपन इसका रीजन क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना। ड्यू टू, ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत काम का है। ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। मेटल्स का क्या होता है, डी ब्लॉक में तुम एक बात जानते हो, साइज में जो डिफरेंस आता है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम बहुत कम आता है, पर सॉरी लेफ्ट टू राइट बहुत कम आता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, यानी कि यहां पर साइज डिफरेंस जो है, सुन लेना भाई, साइज डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 15%। अगर दो मेटल के एटम्स के बीच में साइज डिफरेंस 15%, 15% से कम है, तो अपन कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ठीक है? तो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज, साइज डिफरेंस लेस देन 15%, ट्रांजिशन मेटल्स, क्या बोला, ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय। याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब आपने एक और नाम सुना होगा, एक और नाम सुना होगा, क्या होता है कि आपने सबने एक नाम सुना है, मर्क्यूरी, सबने सुन रखा है ना। मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी अगर किसी के साथ मिल जाता है, अगर किसी के साथ वो एलॉय बना देता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं अमलगम। तो अपन क्या कहते हैं कि एलॉय, ध्यान से सुनना, एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, एलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमलगम। उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। बात पहले पड़ गई। ऑलमोस्ट सारे मेटल अमलगम बनाते हैं, कौन नहीं बनाता, तो अपन क्या कहते हैं कि आयरन एंड प्लैटिनम, आयरन एंड प्लैटिनम कैन नॉट, डज नॉट, आयरन एंड प्लैटिनम डजंट फॉर्म एलॉय या अमलगम।
अमलगम नहीं बनाते। अब देखो सर, एक क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी जो होता है उस मर्क्यूरी को क्या करते हैं, किसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या किसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि मर्क्यूरी जो है वो मोस्ट ऑफ के साथ अमलगम बना देता है, बट आयरन और प्लेटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाता। अगर नहीं बनाता तो अपन इसमें इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या प्लेटिनम को यूज कर सकता हूं? बेटा एक सीधी सी बात है कि प्लेटिनम बहुत कॉस्टली होता है, और अगर कॉस्टली होता है तो अपन क्या कहते हैं कि सर इसको यूज नहीं किया जा सकता, इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? कर सकते हो अगर आप लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अपन क्या कहते हैं कि जनरली क्या सर इसको यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? सर सीधी सी बात है यार, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जितने का मर्क्यूरी नहीं है उसे 1000 गुना महंगा तेरा क्या है, प्लेटिनम है। बात पहले पड़ गई। लपेटो सर, फोटो खींचो, फटाफट फोटो खींचो, खत्म करते हैं इसको। हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, डी ब्लॉक में एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, डी ब्लॉक में एक अंतिम पॉइंट पर आपको लेके चलता हूं, एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है? बस उसके बाद डी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट का एफ बचेगा, उसकी भी अपन बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, ठीक है? आपने देखा होगा कि सर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट और जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो अक्सर क्या कहते हैं कि भाई शराब पीकर या दारू पीकर वाहन ना चलाएं, ड्रिंक करके आप जो है वो ड्राइव ना करें। हाँ, बात पल्ले पड़ गई। अपन क्या कहते हैं कि अगर ड्रिंक करके अगर कोई ड्राइव करता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है? तो इसके पता करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे इंडिया में अगर आपको पता करना है, इंडिया में अगर आपको ऐसे कि कोई पिया हुआ चला रहा है या सादा आदमी चला रहा है, सही सलामत चला रहा है, इसके कई तरीके होते हैं। पहला तरीका इंडिया में बहुत फेमस है, अपने यहाँ पर बहुत फेमस है अपने हिंदुस्तान में। वो तरीका क्या है, मान लो कि कोई गाड़ी वाला आ रहा है या कोई बाइक वाला आ रहा है और आप जा रहे हो सड़क पे और वो गाड़ी लहराती हुई आ रही है, तो अपन क्या कहते हैं कि पक्का पिया हुआ है। पहला इंडिकेशन अपना मतलब इनबिल्ट है ये अपने हिंदुस्तानियों में। दूसरा क्या, मान लो कि आप जा रहे हो और कोई अचानक से आपके बिल्कुल पास में से होके निकला है, ठीक है? आप क्या कहते हो, अबे पिया हुआ है क्या? अरे कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना ऐसा। और भी इंसिडेंट होता है, मान लो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने किसी को चेक पोस्ट पे या नाके पे रोक लिया, तो वो वहां पे क्या कहते हैं, अबे पी के चला रहा गया? बोला नहीं साहब नहीं चला रहा, तो बोले मुंह सूंघा। तो एक जो हवलदार है वो आता है और क्या कहता है, उसके मुंह के पास आके ऐसे सूंघता है ना? तो सूंघ के भी हम पता लगा लेते हैं। तो ये तो हमारे में जो है वो इनबिल्ट क्वालिटी होती है, ये तो हमारे में इनबिल्ट क्वालिटी होती है। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, अगर साइंटिफिक तरीके से आपको बात करनी होती है तो अपन क्या कहते हैं कि जिसने पी रखी है बेटा उसने क्या कंज्यूम किया होगा, C2H5OH, एथाइल एल्कोहल। मेथाइल तो पी नहीं सकता, अगर मेथाइल एल्कोहल पी लेगा तो लुढ़क जाएगा वो जहरीली शराब, ठीक है? तो अपन क्या कहते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, उनके पास एक इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट में क्या होता है, तो अपन कहते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया ये इसको प्रोवाइड कर देता है। इसका कलर कैसा होता है तो आप लोग जानते हो, ऑरेंज। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3 ग्रीन में और एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। आप जानते हो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस एल्डिहाइड के साथ ये वापस रिएक्ट करता है और बच्चा वापस रिएक्ट करता है तो कौन करता है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया में ये कैसा होता है, ऑरेंज, और ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3 ग्रीन में और अपन क्या कह देते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है, जिसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये कहानी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इसके बेसिस पे क्या होता है कि उनके पास जो इक्विपमेंट होता है उसमें ग्रीन कलर की लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइन जितनी ज्यादा डार्क बनती है, अपन क्या कहते हैं कि उसने उतना ही ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है? तो अपन क्या कहते हैं कि भैया कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई। ये बात है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो बेटा।
फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी करें सर, इसको ख़त्म करते हैं बस। जो क्लास का टाइम आपको दिया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जल्दी करें बेटा। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि इसी बेसिस पे आपके नीट में ना एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है वो सुनना। क्वेश्चन है कि सर एक्सप्लोजिव रिएक्शन ऑफ सोडियम विद कोल्ड वाटर इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि सर सोडियम की ठंडे पानी के साथ जो विस्फोटक अभिक्रिया होती है, हिंदी बोल रहा हूं, सोडियम की ठंडे पानी के साथ जो विस्फोटक अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? पहला D2O के द्वारा, दूसरा आइस के द्वारा, क्या लिखा? दूसरा आइस के द्वारा। आगे अपन बात करते हैं जो है वो क्या है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो बेटा किसको? एसिटिक एसिड को। और चौथा जो ऑप्शन था वहां पे वो था मर्क्यूरी से, ठीक है। किसके द्वारा आप लोग इसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको क्या करना है बेटा यहां पर बताना है, ठीक है। जल्दी से बता दें सर, खत्म करते हैं बातों को, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बिटिया प्रेम, बात करेंगे अपन, लिथियम की भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। आपका मैसेज मैंने देख लिया है, बट एक बार मैं खत्म कर देता हूं इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, ठीक है। उसकी बात करेंगे लास्ट में। चलो भाई, फोर्थ, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से सुनना भाई। हाँ भाई, बात सुनना। अपन क्या कहते हैं कि D2O, भैया वाटर ले लो या हैवी वाटर ले लो, गड़बड़ होएंगी। आइस वाटर का ही फॉर्म में रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड में से भी एसिडिक हाइड्रोजन बैंड बजा देगा। मर्क्यूरी, सोडियम और मर्क्यूरी जो हैं वो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सोडियम अमलगम। क्या बना देते हैं? सोडियम अमलगम, ठीक है। अब सोडियम अमलगम जो होता है, अगर आप लोग इसको H2O देते हो तो ये क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और मर्क्यूरी होती है। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। ये सारी बातें मैं हाइड्रोजन एस ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है सर। फोटो मारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फोटो मारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही था, बच्चों ने आंसर दिया चौथा, बहुत सही है, बहुत भी। इसकी बात शायद हम एस ब्लॉक में करके आए थे पहले। चलो भाई, हो गया, खत्म। अब देखो सर, इसमें ना एक और आपको कई बार है ना बच्चों ऑर्डर लिखा हुआ मिलता है, कई बार ऑर्डर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। उस ऑर्डर की भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वो ऑर्डर क्या है वो सुन लेना, वो ऑर्डर क्या है वो सुन लेना। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना सारे लोग, बात को समझने की कोशिश करना। आपसे कहा जाता है कि कंडक्टिविटी ऑर्डर, कंडक्टिविटी ऑर्डर किसकी चालकता ज्यादा होती है? मेटल्स में सबसे ज्यादा Ag होता है, Ag के बाद में Cu आता है, Cu के बाद में Au, और Au के बाद में क्या आता है? एल्यूमिनियम। क्लियर है? लपेटो सर फटाफट से, खत्म करो इसको, फोटो खींचो, आगे बढ़ता हूं। चलें आगे, चलो। ये आप लोगों का D ब्लॉक खत्म। अब बस 5 मिनट का F ब्लॉक बचा है, वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। F ब्लॉक, F ब्लॉक देखो सर, F ब्लॉक जो है, F ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं मैं पीरियडिक में पढ़ा चुका हूं। F ब्लॉक का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पीरियोडिक में पढ़ा चुका हूँ, सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। उसके बाद जो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चलता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक में, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे, तो अपन कह रहे हैं कि सर वहाँ पे पीरियोडिक में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है पढ़ा चुका हूँ। लेंथेनॉइड का साइज पढ़ा चुका हूँ, लेंथेनॉइड में ट्राइवेलेंट का साइज पढ़ा चुका हूँ, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का साइज पढ़ा चुका हूँ, उनके ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड का जो है साइज, ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट वो भी मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। मतलब लेंथेनॉइड की सारी बातें, एक्टिनॉइड की सारी बातें मैंने कर रखी है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने पढ़ा रखे हैं। तो यहां पर मैं सीधे सीधे टू द पॉइंट बात बताकर खत्म कर देता हूं। क्या है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। ध्यान से सुन लेना भाई, लेंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। करेक्ट है। जितने भी लेंथेनॉइड लिखूंगा उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Ln से। कॉमन +3 होता है, लेकिन कभी कभी ये +2 भी देते हैं और +4 भी देते हैं। तो सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि जो Ln+2 लेंथेनॉइड +2 वाले हैं, +2 लेंथेनॉइड किसकी तरह काम करते हैं, ये +3 में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सर अपन क्या कहते हैं कि +4 वाले लेंथेनॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। क्लियर है, इसकी तरह बिहेव करते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से कहां तक चलता है, +4 तक चलता है। बस इतना ही वेरिएबल होता है, इतना ही वेरिएबल होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 से लेकर कहां तक चलता है, +7 तक चलता है। अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या होता है, मोर वेरिएबिलिटी होती है, मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किसके कंपैरिजन में, तो अपन क्या कहते हैं कि एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रीजन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसका रीजन बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि 5F इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस। 5F जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। इसके सबके रीजन मैंने पढ़ा रखे हैं। कहां पे, तो अपन क्या कहते हैं कि पीरियोडिक में। इन सब के रीजन मैंने पढ़ा रखे हैं कहां पर, पीरियोडिक में। तो अब वापस से बात करके उस चीज को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। लेंथेनॉइड जो होते हैं, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। किससे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन देता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सर लेंथेनॉइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर। जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एल्केलाइन नेचर के होते हैं। क्लियर है। इनके रिएक्शंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का लेंथेनॉइड है और आप लोग इनकी रिएक्शन करवा दो। सबसे पहले अगर बेटा आप लोग जो है वो नाइट्रोजन के साथ इसको हीट कर दो तो ये बना देता है लेंथेनम का नाइट्राइड, लेंथेनॉइड का नाइट्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ये बन गया। बेटा अगर आप लोग इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हो तो ये बना देता है Ln2O3। बेटा अगर आप लोग इसको हाइड्रोजन के साथ ले दो तो ये बना देता है LnH3। अगर बेटा आप लोग इसको हेलोजन के साथ ले आते हो तो ये बना देता है LnX3। अगर आप लोग इसको वाटर के साथ ले आते हो तो ये बना देता है लेंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। उसके बाद बेटा अगर आप लोग इसको सल्फर के साथ हीट कर दो तो ये बना देता है Ln2S3, सल्फर S2 नहीं S8 होता है। उसके बाद अगर आप लोग इसको कार्बन के साथ हीट कर देते हो तो ये बना देता है LnC2। अब सुन लो भाई, ये बेटा तेरा जो LnC2 होता है ये किस फॉर्म में मिलता है, लेंथेनम +3 C2-2 और इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में क्या होता है, अवेलेबल होता है। क्लियर है सर। ये होता है आप लोगों का F ब्लॉक। फोटो खींचो, खत्म।
फोटो खींचो, खत्म। जल्दी से फोटो खींचो, डन बोल दो। फोटो खींचो, खत्म। फोटो खींचो, खत्म। जल्दी से फोटो खींचो और डन बोल दो। फिर 2-3 बातें आपको और बताता हूं, और बातें करते हैं इस पे थोड़ी सी। हो गया? ठीक है सर। हाँ भाई, अब सुनो, इसी के साथ हमारा डी और ए ब्लॉक क्या होता है, खत्म। अब आप लोगों को बेटा एक काम करना है, क्या? एनसीईआरटी जो है पूरे ब्लॉक की नंबर से पढ़ दो, पूरे के पूरे ब्लॉक की नंबर से पढ़ाई कर दो उसकी, ठीक है? बढ़िया वाली मेहनत करो, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ो, ठीक है? क्लासेज जो है वो अपनी चलती रहेंगी। अभी मैं पी ब्लॉक और पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था, ऑनलाइन में जो है लाइव में मैंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ाया है, ठीक है? तो अपन पी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे आपको। पी ब्लॉक पढ़ाने के बाद जो है वो मैं आपको जो आपका बॉन्डिंग है उसका भी रिवीजन कराऊंगा और पीरियोडिक का भी रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? तो वो सारी रिवीजन क्लासेज में आपका चलता रहेगा, उसकी अपन बात करते रहेंगे, ठीक है? वो उसी तरीके से चीज़ें जो है वो अपन मेंटेन करते हुए चलेंगे। सारा जो है वो एग्जाम से पहले पहले आपको करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करना, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स और उनके यूजेज जो हैं वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ए ब्लॉक के यूजेज आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। वैसे मैंने सीट में क्वेश्चन बैंक के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट डाल रखे हैं, तो वो भी आपको जो है वो आज अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग देख लेना, आपको टॉपिक वाइज जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक, इन तीनों की जो सीट है वो मैं आज ही अपडेट कर दूंगा। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का सीट साथ में है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का सीट अलग से है। क्लियर है? हाँ भाई, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अब एक बात करते हैं क्वेश्चन की, जो पूछा था प्रेम ने कि लिथियम और मर्क्यूरी के साइज में बहुत डिफरेंस होता है ना। बेटू एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, लिथियम दिखने में बहुत छोटा, दिखने में नहीं, अपने हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि लिथियम का जो साइज होता है, ध्यान से सुनना, लिथियम का जो साइज होता है वो आपके सारे के सारे हेलोजन से बहुत बड़ा होता है। बात पल्ले पड़ गई? एक्चुअल तो मुझे नहीं पता कि डिफरेंस कितना है, लेकिन साइज बेटा लिथियम का बहुत बड़ा होता है। एल्कली मेटल के साइज बहुत लार्ज होते हैं, सारे हेलोजन से भी बड़ा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों से बड़ा कौन होता है? लिथियम। बात पल्ले पड़ गई? ये पीरियोडिक में मैं पढ़ाता हूँ, पीरियोडिक में ये आता है। क्लियर? फिर भी है तो अपन उस पर और ज़्यादा बात कर सकते हैं, अगर कोई और डाउट हो तो भैया। ठीक है बेटा? चलो ठीक है सर, ये बात आज की खत्म होती है। इसी के साथ आप लोगों का जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस क्या, मतलब ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट है खत्म है। अब पी ब्लॉक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक बॉन्डिंग और पीरियोडिक, इन तीनों का रिवीजन मैं फटाफट से करवा दूंगा, ठीक है? पी ब्लॉक मैं पूरा ढंग से पढ़ा दूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है? बॉन्डिंग भी उसी तरीके से पढ़ा देंगे। सारी चीज़ें जो है वो आपको वापस से एक बार पढ़ा दी जाएगी, ताकि एग्जाम तक जो है वो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे बेटा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड बाय।